वो है एटीपी है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड। एटीपी जो है वो मुख्य रूप से एक न्यूक्लियोटाइड है और इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए फॉर एडेनोसिन, ए फॉर एडेनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है। और एटीपी जो है वो मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड होता है और यह कोशिका का ऊर्जा गृह या भंडार कहलाता है। इसे ही ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। और एटीपी जो होता है वह मुख्य रूप से कार्बनिक रसायन होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। किण्वन है, तो किण्वन क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का जब अपूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। और किण्वन का जो खोज है वह 1797 में क्रुइकसेक ने किया था। और इसका जो उपयोग है, किण्वन का जो उपयोग है मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा जो होने वाली रासायनिक क्रिया है, इसका उपयोग विभिन्न रूप से किया जाता है। जैसे कि दूध से दही बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और भी उपयोगी कार्य किण्वन के माध्यम से किया जाता है, जैसे खमीरीकरण है या अल्कोहल निर्माण में या एसिड परिवर्तन में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि मुख्य कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वही किण्वन कहलाती है। अब देख लेते हैं अगला, किस कोशिका अंगक द्वारा श्वसन में भाग लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? तो क्रेब्स चक्र जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल है, या क्रेब्स साइकिल जो मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह साइकिल चलता है, जिसके अंतर्गत क्रेब्स साइकिल जो है वो मुख्य रूप से एक वायवीय श्वसन की ही प्रक्रिया है। यह एक वायवीय श्वसन की प्रक्रिया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इसके अंतर्गत जो ग्लूकोज जो होता है उसका पायरुविक अम्ल में ऑक्सीकरण होता है और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से साइट्रिक अम्ल जो है वो निर्मित होता है। क्रेब्स साइकिल के साइट्रिक अम्ल जो है वो निर्मित होता है, जो कि वायवीय श्वसन का दूसरा अवस्था होता है। अब है अगला, जब यीस्ट ग्लूकोज का किण्वन करती है तो उत्पाद उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी एथेनॉल तथा CO2 उत्पन्न होती है। फिर है जीव जो O2 की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है वह है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी सैक्रोमाइसिस जो जीव होते हैं वे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब है अगला, साइनाइड प्रतिरोध चक्र कहलाता है, तो यह कहलाता है हमारा ऑप्शन ए अनाक्सी श्वसन। अब है अगला, लैक्टिक अम्ल से अल्कोहल में बदलने की क्रिया कहलाती है, तो यह कहलाती है किण्वन की प्रक्रिया। अब है अगला, किण्वन का अवायवीय उत्पाद है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और वह समान यौगिक। किण्वन जो है वो मुख्य रूप से अवायवीय उत्पाद है, जिसका मुख्य रूप से पूरी तरीके से जब अवायवीय प्रक्रिया है, मतलब यह जो प्रक्रिया है वो अर्ध प्रक्रिया है या पूरी नहीं हो पाने वाली प्रक्रिया है, जो कि किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है, जिसके माध्यम से जो उत्पाद बनना है वह नहीं बन पाता और उसकी जगह पे कोई दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ अलग उत्पाद निर्मित हो जाता है। अब है अगला, वह क्रिया जिसमें वायुमंडलीय O2 के द्वारा ऑक्सी श्वसन का संदमन होता है कहलाता है, तो यह कहलाता है पाश्चर प्रभाव। अब है अगला, ग्लाइकोलिसिस से क्या असत्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए CO2H2O अंतिम उत्पाद होता है, यह जो कथन है वह असत्य है। वह अगला, प्याज में भूमिगत फूला हुआ खाने योग्य भाग होता है,
तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी शकलकंद। अब है अगला, वायवीय पौधों में भोजन संग्रहित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फूले हुए तने के अंदर। अब है अगला, तना अत्यधिक बड़ा होता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी घनकंद में। अब है अगला, आलू का खाने योग्य भाग है, तो उसका खाने योग्य भाग होता है कलिका। अब है अगला, जो तना हरा एवं पत्ती जैसा होता है कहलाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी पर्णकाय स्तंभ। अब है अगला, निम्न में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी आम और अदरक। अब है अगला, केले का पौधा विकसित होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अंतः भूस्तरी से। अब है अगला, आलू की कायिक वृद्धि होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी स्तंभ कंद द्वारा। है अगला, नाल चोली अनुपर्ण पहचान है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पॉलीगोनेसी कुल का। फिर है अगला प्रश्न, एक एटीपी उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 8 केसी, मतलब 8 किलो कैलोरी। अब है अगला प्रश्न, प्रेरण में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी केंद्रीय झिल्ली। केंद्रीय झिल्ली या जो जिसे केंद्रक कला भी कहा जाता है, केंद्रीय झिल्ली को केंद्रक कला भी कहा जाता है, जिसका अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्योंकि स्पष्ट जो केंद्रक है वह भी नहीं पाया जाता, और मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता, जिसके कारण उसमें क्रोमैटिन का जो निर्माण है वह नहीं हो पाता। वहीं पे जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ और गुणसूत्र जो होते हैं वो व्यवस्थित रूप में होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में क्रोमैटिड का जो निर्माण है वह नहीं हो पाता, और साथ ही इसमें केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होता है। मुख्य रूप से जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो वृहद अणुओं से संबंधित होती हैं या वृहद कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीवों का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक का जो नाम है वो पूरा नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सर्वप्रथम 1674 में इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किया था या अध्ययन किया था, जो कि एक कोश की सेल था या एक कोश की जीव था, उसका इन्होंने सर्वप्रथम अध्ययन किया था या खोज किया था। अब देख लेते हैं अगला, सबसे लंबी मानव कोशिका है, तो सबसे लंबी जो मानव कोशिका है वो है हमारा ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। तंत्रिका कोशिका जो है उसे न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग मनुष्य में न्यूरॉन्स की जो लंबाई है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर तक लंबी कोशिका होती है, जो कि पूरे शरीर में जो संकेत या मैसेज जो होते हैं उसका प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब है अगला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए नाल एवं ब्रस्का। नाल एवं ब्रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अब है अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, 70S और 80S टाइप के। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सामान्यतः ऑप्शन ए 70S प्रकार का राइबोसोम जो है वो पाया जाता है, तथा इनमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नहीं पाए जाते। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो हमारा सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अगला, किसने सबसे पहले कोशिकावाद का प्रस्ताव दिया था, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी स्लीडेन एवं श्वान ने। कोशिकावाद का जो प्रस्ताव है वह मुख्य रूप से स्लीडेन और श्वान ने दिया था, जिसका पूरा नाम है मैथियास जैकब स्लीडेन, तथा थियोडोर श्वान ने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम।
और इन्होंने सबसे पहले जानवरों के ऊतक की कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था। उसी के आधार पर उन्होंने कोशिकावाद को प्रस्तावित किया था। अब है अगला, यह सिद्धांत किसने दिया है? एक कोशिका से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विल्चॉम ने। अब है अगला, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम, और उन्होंने ही कोशिका की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम उन्होंने बताया था, जो कि 1665 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, मुख्य रूप से जो रॉबर्ट हुक थे, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, और उन्होंने 1665 में सर्वप्रथम कार्क कोशिका का अध्ययन किया था, और उसी से उन्होंने कोशिका की खोज की थी। अब है अगला प्रश्न, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी।